चलिए, इस चैप्टर में हम समझेंगे कि ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में एजुकेशन को बदलने की कोशिश कैसे की और इसके पीछे उनकी सोच क्या थी। तो इस सफर में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले ब्रिटिश का वो सिविलाइजिंग मिशन क्या था। फिर हम देखेंगे कि उनके बीच ही दो ग्रुप बन गए थे, एक जो इंडियन लर्निंग को सपोर्ट करता था और दूसरा जो वेस्टर्न एजुकेशन को। इसके बाद हम इंग्लिश एजुकेशन के आने की कहानी समझेंगे और आखिर में टैगोर और गांधी जैसे ग्रेट थिंकर्स के इस पर क्या विचार थे वो भी जानेंगे। ब्रिटिश का मकसद सिर्फ जमीन पर कब्जा करना या पैसा कमाना नहीं था। वो मानते थे कि उनका एक कल्चरल मिशन भी है। मिशन क्या था? यहाँ के लोगों को सिविलाइज करना, यानी उनके रीति रिवाज और उनके जीने के तरीके को बदलना। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। ब्रिटिशर्स के बीच ही एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई कि इंडियंस को पढ़ाया क्या जाए, और इस डिबेट ने उनको दो ग्रुप्स में बांट दिया। दोनों ग्रुप्स की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। पहला ग्रुप था ओरिएंटलिस्ट्स का। अब ये ओरिएंटलिस्ट्स कौन थे? ये वो स्कॉलर्स थे जो एशिया की लैंग्वेज और कल्चर की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। विलियम जोन्स जैसे लोगों का कहना था कि इंडिया का एंशिएंट कल्चर तो बहुत महान है और हमें इंडियन नॉलेज को ही प्रमोट करना चाहिए। तो इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया? इसी आइडिया के साथ 1781 में कैलकाटा मद्रासा बनाया गया और फिर 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज। इनका मेन पर्पस था अरबिक, पर्शियन और जो हमारे एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट हैं उनकी पढ़ाई को बढ़ावा देना। लेकिन एक दूसरा ग्रुप भी था। इन्हें कहते थे एंग्लिसिस्ट्स। इनकी सोच बिल्कुल ऑपोजिट थी। उनका मानना था कि ईस्ट की नॉलेज यानी हमारी नॉलेज गलतियों से भरी है, अनसाइंटिफिक है। वो कहते थे कि इंडियन लैंग्वेजेस के बजाय वेस्टर्न नॉलेज और साइंस पढ़ाना कहीं ज्यादा जरूरी और प्रैक्टिकल है। तो डिबेट अब बिल्कुल क्लियर थी, है ना? एक तरफ थे ओरिएंटलिस्ट्स जो संस्कृत और पर्शियन के जरिए नेटिव्स का दिल जीतना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे एंग्लिसिस्ट्स जिनका साफ मानना था कि असली प्रोग्रेस तो इंग्लिश और साइंस से ही आएगी। और इस डिबेट में जीत किसकी हुई? आखिर में एंग्लिसिस्ट व्यू जीत गया और बस यहीं से इंडिया में एजुकेशन की पूरी डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल गई। इस बदलाव के सबसे बड़े चैंपियन थे थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। 1835 में उन्होंने एक ऐसी बात कही जो हिस्ट्री में आगे जाकर बहुत फेमस हुई। उन्होंने कहा, एक अच्छी यूरोपियन लाइब्रेरी की सिर्फ एक शेल्फ इंडिया और अरेबिया के पूरे लिटरेचर के बराबर है। उन्होंने साफ साफ कहा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होनी चाहिए। तो मैकॉले के इन आइडियाज़ के बेस पर पास हुआ इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835। इस एक्ट ने क्या किया? इसने हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया, और जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस थे जैसे कैलकाटा मद्रासा और बनारस संस्कृत कॉलेज, उनको प्रमोट करना बंद कर दिया गया। इस इंग्लिश एजुकेशन का असली गोल क्या था? इसका एम था एक ऐसी क्लास ऑफ इंडियंस बनाना जो, जैसा कि कहा गया, इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट हो। मतलब खून से इंडियन लेकिन सोच से पूरी तरह इंग्लिश। ये वो क्लास होती जो ब्रिटिश रूलर्स के क्लोज रहती और बाकी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती। इसके बाद 1854 में चार्ल्स वुड ने एक डिटेल्ड प्लान भेजा। इसे हम वुड्स डिस्पैच के नाम से जानते हैं। ये आप समझ लीजिए इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन का पूरा ब्लूप्रिंट था। इसमें स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक का एक कंप्लीट सिस्टम तैयार किया गया था। तो इस डिस्पैच में क्या प्रपोज किया गया? इसमें यूरोपियन लर्निंग के प्रैक्टिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स पर जोर दिया गया। उनका मानना था कि इससे इंडियंस का मॉरल कैरेक्टर इंप्रूव होगा। इसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाया जाना था। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज, टीचर ट्रेनिंग, टेक्स्ट बुक्स, एग्जाम्स, सब कुछ। लेकिन इन सब के बीच इंडियंस का क्या रिस्पांस था? इंडियंस ने ब्रिटिश एजुकेशन से सीखा भी और उसे अपोज भी किया। कई थिंकर्स ने एक नेशनल एजुकेशन की जरूरत पर जोर देना शुरू कर दिया। और इन थिंकर्स में से दो सबसे इंपॉर्टेंट नाम थे रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। दोनों ने ही स्कूलिंग के बिल्कुल अलग ऑल्टरनेटिव आइडियाज पेश किए। रविंद्रनाथ टैगोर को अपना स्कूल टाइम बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव लगता था। उनका मानना था कि ब्रिटिश स्टाइल के स्कूल्स बच्चों की क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी को खत्म कर देते हैं।
इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन बनाया, एक ऐसी जगह जहां बच्चे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से दूर नेचर के बीच आज़ादी से सीख सकें, जहां आर्ट, म्यूजिक और डांस एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो। दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी। वो वेस्टर्न एजुकेशन के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि ये एजुकेशन इंडियंस के मन में एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करती है। वो एक ऐसी एजुकेशन चाहते थे जो प्रैक्टिकल हो, जो लर्निंग थ्रू वर्क पर बेस्ड हो। उनकी नई तालीम का आइडिया था कि बच्चे हाथ से काम करके, क्राफ्ट्स के जरिए सीखें। इससे उनका माइंड और सोल दोनों डेवलप होंगे और वो सेल्फ रिलायंट बनेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि एजुकेशन को लेकर दो बिल्कुल अलग फिलॉसफीज कंपीट कर रही थीं। एक तरफ ब्रिटिश गोल्स थे और दूसरी तरफ इंडियन थिंकर्स का अपना विजन था। डिफरेंस बिल्कुल साफ था। ब्रिटिश एजुकेशन का एम था डिसिप्लिन्ड वर्कर्स बनाना, जिनका फोकस टेक्स्ट बुक्स और वेस्टर्न साइंस पर हो। वहीं इंडियन विजन, टैगोर और गांधी का विजन, फ्रीडम, क्रिएटिविटी और सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देना चाहता था, जिसका फोकस लिव्ड एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल क्राफ्ट्स और मोरल डेवलपमेंट पर था। तो ये सोचना ज़रूरी है कि ब्रिटिश ने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट ही क्यों किया? क्या ये सिर्फ लोगों को सिविलाइज करने का एक मिशन था, या इसके पीछे कोई और गहरा पॉलिटिकल मकसद भी था? और ये भी कि टैगोर और गांधी के ऑल्टरनेटिव आइडियाज ऑफ स्कूलिंग क्या थे, और वो ब्रिटिश सिस्टम से इतने अलग क्यों थे। तो हमने इस पूरी जर्नी को देखा, ओरिएंटलिस्ट्स और एंग्लिसिस्ट के डिबेट से शुरू होकर मकॉलेज मिनट और वुड्स डिस्पैच ने मॉडर्न एजुकेशन की नींव रखी, और इसके रिस्पॉन्स में टैगोर और गांधी ने एक नेशनल एजुकेशन का सपना देखा। एजुकेशन एक ऐसा ज़रूरी बदलाव था जिसने इंडिया को डीपली शेप किया, और इस सफ़र को ब्रिटिश पॉलिसीज़ और इंडियन थिंकर्स के विजन दोनों ने मिलकर डिफाइन किया है।